मैं समझता हूँ कि मानसून सत्र बहुत बेहतरीन रहा है। जितने भी प्रश्न विपक्ष की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से माननीय सदस्यों ने इस सदन में पूछे हैं, सभी के जो उत्तर दिए जा सकते थे वो उत्तर दिए गए हैं। सार्थक चर्चा हुई है और बिल का पारण हुआ है। और इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के रूप में शायद ये सबसे लंबा 10 दिन का सत्र हुआ। आमतौर पर मानसून सत्र 5-6 दिन का होता था, इससे ज़्यादा नहीं होता था कि हम ज़्यादा समय के लिए बैठें, ज़्यादा विषयों पर हम चर्चा कर सकें। और पिछले बजट सत्र में हम सत्र को जहाँ तक जितना दिन की हम सिटिंग करना चाह रहे थे उसमें व्यवधान कोविड के कारण पड़ा था। और ऐसे में हम जो हमारा 35 जो सिटिंग का एक टारगेट एक साल का रहता है उसको भी अचीव करें, उस दिशा में हमने आगे बढ़ कर के काम किया। और मैं समझता हूँ कि बहुत लोकहित के महत्वपूर्ण विषयों पर इस माननीय सदन में चर्चा हुई। और दुर्भाग्य इस बात का कि अंतिम दिन विधानसभा का ये सत्र का जो था, उस दिन अगर विपक्ष भी साथ में होता तो मुझे लगता है कि एक बहुत लंबे समय से जो हमारी सदन की जो परंपरा रही है कि अंतिम दिन दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से, सभी लोग जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया होता है इस विधानसभा के सत्र के दौरान, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो मीडिया के अतिरिक्त जो हमारे अधिकारी हैं, चाहे हमारे यहाँ पर विधानसभा सचिवालय का सारा स्टाफ है, जो भी कंट्रीब्यूशन किया होता है तो उनके उस योगदान को ध्यान में रखते हुए उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनको बधाई देते हैं। और उसके साथ साथ में जो आज एक जिसको मैं कह सकता हूँ अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट जो हुई, जिसका जिक्र यहाँ पर आप भी कर रहे हैं कि विधानसभा के अंदर आज विपक्ष की ओर से स्पीकर के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया। मैं समझता हूँ कि वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की ना परिस्थिति थी, इस प्रकार की ना ही आवश्यकता थी इस प्रकार के प्रस्ताव की। और ऐसी सूरत में सबसे बड़ी बात तो उनको इस बात को भी सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि टेक्निकली ये उनका प्रस्ताव मेंटेनेबल है ही नहीं। सदस्यों की संख्या के हिसाब से वो पूर्ति नहीं करता है। और उसके साथ साथ में जो विधानसभा के अंदर ऐसे विषय पर प्रस्ताव देना जिसके लिए एक लिमिट है, निर्धारित है नियम के अनुसार, वो उसको भी पूरा नहीं करता है। तो ऐसी सूरत में अपना प्रयास नहीं बनाना चाहिए था, उनको मजाक नहीं बनाना चाहिए था। ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी परंपरा उनने शुरू नहीं की। इस बात की सूचना मिली कि जो है वो जो चेनाब नदी का जो बहाव है, ऊपर से मलबा गिरने के कारण पहाड़ से भूस्खलन के कारण जो है वो अवरुद्ध हो गया है। और उसकी वीडियोस भी हमारे पास आई, वहाँ पर हमने देखी। और उसके पश्चात तुरंत मैंने अधिकारियों से बात की, डिप्टी कमिश्नर से हमारी 3 बार बातचीत हुई, वहाँ पर जो मौके पर ही थे, पुलिस के अधिकारियों से बातचीत हुई। और अपने अधिकारियों के साथ भी बातचीत करने के बाद मैंने केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से भी बात की। उन्होंने भी तुरंत एनडीआरएफ की टीम को आदेश दिए और जो हमारा जल शक्ति विभाग है उनको भी उन्होंने आदेश दिया कि उसमें क्या किया जा सकता है। तो हमने यहाँ से तुरंत सुबह ही 11:30 बजे, शायद मेरे ख्याल में, यहाँ से हमारी टीम जिसमें चीफ सेक्रेटरी के साथ डीजीपी और साथ में हमारे ट्राइबल के जो मिनिस्टर, जो वहाँ के विधायक भी हैं, डॉक्टर रामलाल मारकंडा, उनको रवाना किया है। अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं आई, लेकिन मुझे जो जानकारी बीच में जो मिली थी, जो अवरुद्ध हुआ था, तो उसमें अब डिस्चार्ज जो है वो धीरे धीरे जो है उसमें शुरू हो गया है। तो ऐसे में और कहा गया कि वो लगभग मोर देन 50% जो है वो उसका जो है डिस्चार्ज जो है वो जो है वो शुरू हो गया है नॉर्मल कोर्स में। ऐसी सिचुएशन में फिर भी हमने वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सुबह ही आदेश कर दिए थे, जो गांव इसकी जद में आते हैं, रीच में आते हैं, रेंज में आते हैं, तो उनको तुरंत खाली कर दिया जाए। और आगे भी चेतावनी जो है इस बात की जारी की जाए ताकि कहीं भी
इसके अगर एकदम पानी अगर वहाँ से छूटता है उस बांध से जो वहाँ पर बन गया था, तो उसके टूटने के कारण नुकसान ज़्यादा न हो, उस बात को सुनिश्चित करना। रेस्क्यू कंटिन्यू है। अब वहाँ पर पहले मैनुअली किया जा रहा था, आज से वहाँ पर वो मशीन को हमने कहा कि क्योंकि वो संभव ही नहीं हो पा रहा था मैनुअली वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखना, क्योंकि बहुत सारे बोल्डर्स भी है, मलबे भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमने कहा कि बड़ी मशीन जो है वहाँ पर भेजी जाए। मशीन ने काम शुरू कर दिया है। जो जानकारी मिली है मुझे, शायद एक या दो एक बॉडी जो है वो और मिलने की वहाँ पर जो है वो पॉसिबिलिटी देखी थी, जैसे उन्हें स्पॉट किया था, ये जानकारी मिली थी, लेकिन डिटेल इन्फॉर्मेशन में भी उनको आदत पड़ी है, खबर मेरी ही लगनी चाहिए, मेरी ही होनी चाहिए, और मैं नई खबर कैसे बनाऊंगा, ऐसी चीज़ के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड उस तरह से रही है, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि उस दृष्टि रहती है। कोई बुरी बात नहीं उसमें कतई भी। मेरा कहने का मतलब कि सदन में मर्यादाओं का हनन नहीं होना चाहिए। एक माननीय सदस्य ट्राइबल के अपनी बात कहते कहते कहां से कहां पहुंच के देश की, यहाँ पर प्रदेश सरकार की जो जनहित की नीतियां हैं उस पर चर्चा हो रही है, और जाकर के वो राष्ट्र को किसने आज़ाद किया और उसमें किस किस की भूमिका क्या रही, वहां पर पहुंच गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो हट करके बोलते हैं, और इसलिए एक व्यक्ति को इजाज़त नहीं दी जा सकती है सदन का माहौल खराब करने के लिए, और उन्होंने दी है वो सिर्फ राजनीतिक मकसद की दृष्टि से उन्होंने वो सब करने की जो कोशिश की है, और इससे जो है उनका परिहास बना है, मजाक बना है। और ऐसी सूरत में मैं इतने कहना चाहूँगा कि उनको थोड़ा सब्र करना चाहिए, संयम करना चाहिए। जहाँ जवाब देने की बात है, एक ही आदमी बोलते हैं, वो हर बात पर उछलते हैं, जैसे जो बंजी जंपिंग होती ना, वैसे उछल कूद करते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि कुर्सी पर वहाँ पर स्प्रिंग लगा के रखा है, जो वो एक जो डॉल होती है वो उछलती है उस पर। किसी सदस्य को अवसर ही नहीं देते, मौका ही नहीं देते। ये पीड़ा उनके सदस्यों के बीच में भी है, तो उनको समझना चाहिए। विपक्ष का नेता, उनके साथ विपक्ष का नेता का शब्द लगा हुआ है, और विपक्ष के नेता के नाते उनको तब बोलना चाहिए जब बाकी सदस्यों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। उसके बाद अंत में उनको कंक्लूड करना है कि अगर बात नहीं बन पाई तो अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन अपनी ही बात से शुरू करना चाहते हैं, अपनी ही बात से खत्म करना चाहते हैं। तो ये तरीका जो है वो ना विपक्ष में उनके सदस्यों को स्वीकार है, और यहाँ हमारी तरफ भी हमको स्वीकार नहीं है कि 15 अगस्त बिल्कुल वैसे ही मनाया जाएगा जैसे हम पहले शान और शौकत के साथ मनाते थे। पूरे जोश और जुनून के साथ मनाएंगे। इन बातों का कतई भी कोई असर नहीं है, और ना ही कोई औचित्य है उस व्यक्ति का जो जिस प्रकार से वो धमकी दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको एक संदेश देना है। आज मैं देख रहा था समाचार पत्रों में, उसके ही गांव में है जो है तिरंगा झंडा बड़े शान और शौकत के साथ वहां पर फहराया गया। तो इसलिए 15 अगस्त को हम तो झंडा फहराएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ में सभी लोग जो है, सभी हिमाचल वासियों से मेरा इस बात के लिए निवेदन है, जो भी कर सकते हैं वो अपने अपने घरों पर झंडा फहराएं, तिरंगा झंडा फहराएं, और देश की आज़ादी के इस जश्न को जो है पूरे जोश के साथ। थैंक यू।